नमस्कार फ्रेंड्स, आज की जोहार परिचर्चा में प्रोफेसर जावेद इकबाल अंसारी, जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग से प्रोफेसर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर और बिहार झारखंड की राजनीति के वो युवा चेहरा कि जो बहुत मेहनत और मशक्कत से राजनीति में जगह बनाई और उनको एक राजनीति में गॉड फादर मिले, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनके प्रभाव से, जिनके आशीर्वाद से और जिनके सहयोग से ये 1995 में विधायक बने और इसके बाद लगातार राजनीति से जुड़े रहे। अन्य विधान परिषद, विधानसभा या अन्य जगहों पे इनको जिम्मेवारी मिलती रही और राष्ट्रीय जनता दल को एक युवा चेहरा मिला, और वो ऐसा चेहरा कि जो जनता और युवा दोनों के बीच, सरकार और युवा उन दोनों के बीच, और पॉलिसी और एग्जीक्यूशन उन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम किया। तो मैं आज प्रोफेसर साहब से यही जानना चाहता हूं कि एक दौर था राजनीति का कि जो सभी इंटेलेक्चुअल, बड़े अच्छे सब ब्रांड वर्ग के लोग आया करते थे। फिर एक दौर आया ऐसा राजनीति में कि जो कि ऐसे वर्ग के लोग आने लगे कि जिससे आप लोगों को लगने लगा कि अब मेरे को दूरी बना लेना चाहिए राजनीति से। तो इसमें क्या बात हुई और कैसे बात हुई जिससे कि ये समय आया और इसको कैसे आप लोगों ने डील किया? देखिए, एक्चुअली था क्या कि जो हम लोग देखते थे, हमारे बाबा भी एमपी हुआ करते थे और 57 में पहली मरतबा वो एमएलए हुए थे। क्योंकि हम राजनीतिक परिवार से शुरू से बचपन से जुड़े हुए हैं जी। तो एक वक्त था कि राजनीति एक मिशन हुआ करता था जी, और लोग उसी उद्देश्य से राजनीति करते थे। आहिस्ते आहिस्ते इसमें बदलाव होता चला गया और राजनीति को लोगों ने प्रोफेशन बना लिया। और अब ये लोगों के जहन में एक बात बैठ गई कि एक लगाओ 20 पाओ जी, और इसको बिजनेस बना करके राजनीति में लोग आना शुरू किए। और जब इस तरह के लोग आना शुरू किए तो गलत चीजों को प्रोत्साहन ज्यादा मिलती है। तो ऐसे प्रस्ताव में 10-20 साल में ऐसा हुआ कि लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, ईमानदार लोग थे, वो आहिस्ते आहिस्ते उनको हाशिए पर ढकेला गया और वैसे लोग जो राजनीति को मिशन से प्रोफेशन की तरफ लेके चले गए थे, उन लोगों को जगह मिलती चली गई। और इसी वजह से आज राजनीतिक लोगों पर उंगली उठाने में किसी को देर नहीं होती है। समाज में कल तक कोई पॉलिटिकल लोग जब जाते थे तो उसकी बड़ी इज्जत होती थी जी, और आज हमारी इज्जत वही करता है जिसको हमसे काम है जी। आम लोगों के जहन में, आम लोगों के इसमें कुछ चुनिंदे लोग ही बच गए जिसकी इज्जत है, बाकी आम लोग हम लोगों को थोड़ा सा दूसरी निगाह से देखते हैं जी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बंद कमरे से बाहर पढ़े लिखे लोगों को निकलना पड़ेगा, बंद कमरे से बाहर एजुटेशन में जाना पड़ेगा। अच्छाई के लिए और बुराई के लिए क्या फर्क है उस दोनों में, उसको हम लोगों को बीच के बैठ करके डिस्कस करना पड़ेगा। और इन सारी चीजों से जब हम अलग हो जाएंगे, आज एक ट्रेडिशन हो गया है पढ़े लिखे लोगों का कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी सर्विस है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, अच्छे कॉलेज में पढ़ लें, एक छोटी सी नौकरी कर ले, समझे। और अरे हम ये बहुत डर्टी चीज है पॉलिटिक्स, वहाँ क्या जाना है, वहाँ नहीं भेजना है। और वो आता है, और वही आदमी जब अपने बच्चे को अफसर बनाता है तो उसी ठप्पा मार नेता के पीछे वो दुम हिलाता रहता है उसका बेटा, वो उसको देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को उस जगह नहीं बैठाना चाहता जिसके पीछे ये लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक फर्क हुआ है। और इस फर्क को खत्म करने के लिए पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे से मतलब क्या हो, सिर्फ डिग्री लेने वाले लोग नहीं, आजकल क्रिमिनल के पास भी एक से एक डिग्री है, समझे। वैसे सोच के लोग, समझे, जो समाज में बदलाव लाए और समाज के वो क्या कहता है कि अहमियत को समझे कि समाज क्या था हमारा और आज कहाँ चले गए हम, उस चीज को दूर करने का प्रयास करें। वैसे लोगों को आना बहुत जरूरी जी। इकबाल साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब तक हम किसी भी पानी टंकी में उतरेंगे नहीं, हम दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब तक उस पानी की टंकी की सफाई नहीं होगी, हमें उतरना ही होगा। दूसरी बात, जब हम तालाब की सफाई करते हैं तो तालाब में उतरना पड़ता है। तो जब तक हम लोग राजनीति में ये सब चीजों को नहीं लाएंगे, संभव नहीं है। अब मैं दूसरी परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं कि राजनीति का 3-4 एरा है। एक स्वतंत्रता संग्राम हो गया, दूसरा बात आजादी के बाद हमारे उन पुरोधाओं ने राजनीति को संभाला जिससे कि बहुत देर तक लेकर आए। फिर इसके बाद तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई जिसमें आपके गुरु हमारे समझिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जो हमारे बिहार के राजनीति के एक पिलर रहे, उन सब लोगों का दौर शुरू हुआ जेपी मूवमेंट के साथ। अब एक चौथी दौर की शुरुआत हो गई है। ये दौर ऐसा है कि एक वर्ग ऐसा आया है कि जो किसी तरह से तुरंत जल्दी, जैसे वो राजनीति में मेंबर बना, पार्टी की सदस्यता ली, चाहता है टिकट मिल जाए। और हमने कभी सुना है कि आपके वालिद
जो कि स्वयं एक बहुत बड़े फिलोसफर और बहुत हमारे शहर के बहुत बड़े प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल रहा किए, उन्होंने कहा, जब कभी आप टिकट के दौर में थे तो उन्होंने कहा अपने दोस्त से कि उसको क्या कह रहे हो, टिकट के पीछे दौड़ रहा है, इतनी जल्दी टिकट थोड़ी मिलती है, 15 सदरी मेरी घिस गई टिकट मांगते मांगते। तो ये वो दौर था। और अभी तुरंत टिकट चाहिए, जैसे मेंबरशिप मिला टिकट चाहिए, टिकट मिल गई, जीतना है, जीत गए, पैसा कमाना है, पैसा कमा लिया, जेल चले जाना है। तो ये 4-5 चीजें जो जुड़ी हुई एक दूसरे से, क्या कहेंगे आप इसमें, क्योंकि आपने दोनों दौर को देखा है, तीसरी दौर और चौथी दौर में तो आप है ही हैं, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? नहीं, देखिए, इसमें जो है सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को टारगेट करना सही नहीं होगा। मेरे तरफ से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली पूरा समाज हमारा कहीं ना कहीं नीचे चला गया है। हम बचपन में कभी सुना करते थे, अरे जानते हो फलाने जगह का डीसी जो है वो पैसा लेता है। एक चर्चा होती थी बचपन में कि एक डीसी है ऐसा, दुमका में एक डीसी ऐसा फलाने जगह जो पैसा लेता है। तो वो एक दौर था आईएएस लोगों का। और आज क्या है कि ये खोजने से नहीं मिलता है कौन डीसी ऐसा जो पैसा नहीं लेता है। तो बात सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की नहीं है, बात हर फील्ड में आप जहां चले जाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइए, आप सामाजिक के कार्यकर्ताओं के बीच में चले जाइए, हर जगह हम लोगों का स्तर गिरा है। आप जैसे अब लोकतंत्र में अब हम लोग हैं, चूंकि एक सॉफ्ट टारगेट, सबसे सॉफ्ट टारगेट समाज के लिए होता है पॉलिटिकल लोग, जिसको अगर बोल दिया जाए कुछ भी तो उसका कोई रिएक्शन उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन वही उसी आदमी के जब थाना में जाके थाना प्रभारी के खिलाफ बोल के दिखाओ तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा भ्रष्ट भी है। लेकिन चूंकि एक सॉफ्ट टारगेट पॉलिटिकल लोग होते हैं, इससे पॉलिटिकल लोगों पर ज्यादा कटाक्ष होता है। और ये बात सही है कि हम लोगों का स्तर गिरा, लेकिन हम लोग भी कहाँ से आए हैं, इसी समाज से आए ना। पॉलिटिक्स में अगर कोई लोग, आपका एमएलए है, आपका एमपी है, तो वो समाज का एक दर्पण है, समाज का एक रिप्रेजेंट करता है समाज को। तो जैसा समाज होगा वैसा ही एमएलए एमपी चुन के जाएगा। तो अगर हम खराब चुन के आए हैं तो नेचुरली मेरा समाज कहीं ना कहीं वही उसी लाइन पे जा रहा है जिससे वजह से हम चुन के आए हैं। ये तो एक पहलू हो गया। लेकिन अब दूसरी पहलू की तरफ आप जाइए, आप यूनिवर्सिटी में जाके बैठिए, देखिए टीचरों के बीच में क्या हाल है, आप प्रिंसिपल के बीच में बैठ के जाके वहाँ वही हाल है। आप आईएएस जो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्विस है, वहां जो चुनाव कमीशन कंपीट करके आते हैं, जिनके पास कोई दबाव नहीं है किसी चीज का, समझे, आपको कोई आदमी, आप आईएएस हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको एक पॉलिटिकल आदमी डीएम से कोई चपरासी नहीं बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन आप पैसे के पीछे पागल हैं, आप हर गलत काम करने के लिए पागल हैं। तो ये पूरे समाज में डिटोरिएशन हुआ है, और इस डिटोरिएशन को खत्म करने के लिए वो जो कुछ चुनिंदे अच्छे लोग जो घर में बैठ गए हैं उनको बाहर आना। बहुत सुंदर बात कही आपने। अब मैं एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आता हूं कि जो ये सरकार चल रही है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, यूपीए की सरकार थी, तो एनडीए की सरकार ये दावा कर रही है कि 9 साल में हमने बड़ा बेमिसाल बेहतरी किया है, देश को बड़ा डेवलप हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुए हैं, फॉरेन विदेश मंत्रालय का बहुत अच्छा काम रहा है, डिफेंस का रहा है, होम का रहा है, फाइनेंस का रहा है, सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। एज ए राजनीतिज्ञ आपने क्या देखा? देखिए, कहने का ये बात जब आम जनता कहना शुरू कर दे ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसको नोटिस में लेना चाहिए। हम सरकार में हैं, हम मंत्री हैं, तो हम अपने मुंह से बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे काम के बारे में आम जनता बोलना शुरू कर दे कि ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये मंत्री अपने विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब उसका आकलन अच्छे में किया जा सकता है। अपने मुंह से बोलने से एक वक्त था जब मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेला पूरे देश में, और हिंदुत्व का एक लहर रहा है, तो आम हिंदुओं के जहन में एक बात आई कि अब यहाँ इस देश का हिंदू जो है बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा। लेकिन आज वही हिंदू जो कल हिंदू कर करके मोदी को वोट दे रहा था, आज वही एक बार प्रश्न चिन्ह लगा रहा है मोदी जी के ऊपर कि ये आदमी सिर्फ भाषण अच्छा देना जानता है और करना कुछ नहीं जानता है। और आने वाले चुनाव में ये बात निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा कि वही लोग जो बीजेपी के साथ थे उसमें 50% लोग फिर इधर एंटी बीजेपी जाएंगे, और जो दूसरी गठबंधन होगी उसको जिताएंगे और सरकार बनेगी। जी, इसमें एक बड़ी अहम मुद्दा आ जाता है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं तो दूसरा प्रधानमंत्री कौन? देखिए, बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात यह है कि जो गंदे लोगों से हटाना है, मोदी को हटाना है, ये एक निकम्मी सरकार को हटाना है। ये सरकार जो देश में भाई भाई को लड़ा दिया, देश के सारे जीडीपी को गिरा दिया, देश में किसी 3-4 लोगों के लिए ये सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अब ये एहसास होता है कि देश के 4 लोगों के लिए ही ये सरकार बनी थी। 140 करोड़ में मात्र 4 लोग ऐसे थे जिसको लगा कि मोदी सरकार से कुछ फायदा हुआ हो।
तब लोग खुद समझ, आप मोदी को हटाइए ना, दूसरा लोग तो खुद आ जाएगा यहाँ पर। आप यही मोदी जी एक समय में राहुल गांधी को पप्पू बोला करते थे, थोड़ी देर एक मिसाल देख लीजिए आप। मैं जब पप्पू पैदल निकलना शुरू किया और देश की जनता ने हाथों हाथ उसको लिया 4000-5000 किलोमीटर तक, तो वो वही पप्पू बिना कुछ बोले हुए मोदी जी को पप्पू बना दिया। आज मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज एक राज्य में औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, सबकी माँ बहन की इज्जत रोड पर नीलाम की जा रही है, और पप्पू एक पार्लियामेंट में आप डिस्कस नहीं करा सक रहे हैं। अब देश की माँ बहन की इज्जत पर, देश की अस्मिता पर अगर पार्लियामेंट में बहस नहीं होगा तो पार्लियामेंट में किस पे बहस होगी, किस चीज पर बहस होगी? पार्लियामेंट किस काम के लिए? तो जो सरकार देश की इज्जत के लिए, देश के हालात के लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं कर सके, उसके लिए वक्त नहीं दे सके, तो वैसे सरकार को रहने की क्या? इकबाल साहब, इसमें बड़ी एक अहम मुद्दा है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता होता है, जो सरकार का एक आरोप है कि जब भी में पार्लियामेंट सेशन हम चलाने के लिए तैयार होते हैं और चलाते हैं, तो विपक्षी पार्टियां स्पीड एंड रन थूक देती हैं और भाग जाती हैं। क्या करती हैं? जैसे कभी पेगासस का मुद्दा लेके आती हैं, सुप्रीम कोर्ट डांटता है, कहता है कोई पेगासस नहीं है फोन में। फिर कभी लेके आते हैं कि अपना राफेल पे, तो राफेल में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डिफेंस का मामला है, कोर्ट में माफी मांगना पड़ता है कि हमसे गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट फिर डांटता है। फिर कभी ना कभी ऐसे मुद्दे लेकर जब भी पार्लियामेंट सेशन चलना होता है, कोई ना कोई साजिश के तहत एक न एक मुद्दा ऐसा खड़ा किया जाता है जिससे पार्लियामेंट न चले, और देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो पार्लियामेंट सेशन चलने में खर्च होती है वो बर्बाद हो जाए। तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि उसको सजा मिलनी चाहिए अगर इस तरीके से हो रहा है। पार्लियामेंट आज इस 9 साल से नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट 1952 से चल रहा है, समझे? इस 9 साल में ये सारा चीज मोदी जी को नजर आ रहा है। वो वक्त भी हम लोग 2 साल पहले देखते थे, जब आज जो मंत्री बनी हुई है कंधे पर गैस सिलेंडर रख करके हंगामा करती है, पूरे पार्लियामेंट को एकदम डाउन ये कर देता है, हाईजैक कर लिया जाता था, हंगामा पार्लियामेंट में होता था। ये बीजेपी के लोग भी करते थे। तो अपोजिशन का तो काम ही है कि वो आपकी कमजोरी को उजागर करेगा, आप उसका जवाब दीजिए, समझे? उसको तो जनता इसलिए भेजी है कि आप जो सरकार गलत कर रही है उस पर आप सवाल उठाइए, और ठीक है अगर आप उस पर गलत नहीं कर रहे आप जवाब दे दीजिए उस पर। ये कहाँ का इंसाफ है कि पार्लियामेंट में चलने ही नहीं दीजिएगा आपको? अब मान लीजिए राहुल गांधी ने पूछा, क्या पूछा कि भाई वो अडानी का 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? आप इससे जवाब दे देते कहाँ से आया। अब इसके लिए एक आदमी को पार्लियामेंट से बाहर करने का साजिश कर लिया, तो ये तो पार्लियामेंट में डिक्टेटरशिप चल रहा है, ये तो कहीं पर ये नहीं चल रहा है। जैसे मणिपुर वाली घटना को ही देखें तो मई की वीडियो है, और मई में बनी हुई वीडियो या देखिए जुलाई है, तो क्या साजिश के तहत इन दिनों तक वीडियो को रोका गया, रखा गया, और इसके बीच ही हमारे एक विपक्ष के नेता, बहुत बड़े नेता विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मणिपुर में बहुत बड़ी घटना हो गई है, वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें कंस्पिरेसी सामने आ रही है, और वो सिर्फ एक किसी सत्ता और प्रतिपक्ष की बात नहीं है, पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है, बात यहां पर है ह्यूमैनिटी की, और इसमें हम सभी लोग शर्मसार हुए हैं। और इसके लिए जवाबदेह उन सबको होना होगा कि जो सरकार चलाए हैं, चलाएंगे या चला रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? तो इस पर बहस होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, इस पर बहस पार्लियामेंट में से बहस होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने या किसी भी नेता ने विदेश में जाके मणिपुर के बारे में क्या कहा, किस डेट में क्या कहा, ये घटना कब घटी, इसका वीडियो वायरल कब हुआ, इस घटना घटने के बाद कितने दिनों के बाद 0 FIR हुआ, समझे? तो सारी बातों पर बहस करने के लिए तो अपोजिशन मांग रहा है समय कि इन सारी बातों को पार्लियामेंट में लाइए, बहस कीजिए, और बहस के बाद दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। तो सरकार तो कह रही है कि बहस हम करेंगे, लेकिन बाइकआउट करके पार्टियां निकल जा रही हैं। नहीं, सरकार बहस करना नहीं, सरकार बहस करना, लेकिन उसमें कहा दिया कि हम 30 मिनट से ज्यादा बहस नहीं कर सकते हैं, हम 20 मिनट से ज्यादा बहस नहीं। भाई इतना बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया देख रही है इस मुद्दा को, आप टाइम बांध रहे हैं बहस करने से पहले कि हम 30 मिनट बहस करेंगे, हम 1 ही घंटा बहस करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बहस होगी तो पूरे अंत उस मुद्दे को जब तक अंत तक नहीं लाया तब तो बहस होनी चाहिए, क्योंकि और अभी सरकार का उत्तर भी आना चाहिए। इकबाल साहब, आप एक प्रोफेसर हैं और हम सब लोग आपकी बड़ी कदर करते हैं, और पूरी युवा लोग कहते हैं कि जैसे अभी पार्लियामेंट में बात क्या है कि 30-31 बिल ऐसे भारत सरकार के पास हैं कि जो उसको पास होना बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों का आरोप है, पब्लिक का आरोप है कि विपक्ष के लोग उस बिल को पास नहीं होने देना चाहते, इसलिए इनडायरेक्टली रूप से ऐसे ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं। तो जिस पार्टी के पास 303 की बहुमत हो, 400 से ज्यादा के मतलब के उसके पास सांसद हो, खुद 303 हो, अब वो ये रोना रोए कि हमको अपोजिशन चलने नहीं दे रहा, तो फिर आप काहे आप रिजाइन कीजिए, हटिए यहाँ से, समझे? आपको अब क्या 540 सीट जिता के दे दिया जाए तब आप पार्लियामेंट चलाइएगा, तब आप बात, ये सब कोई बात, ये निकम्मी सरकार है, कमजोर सरकार है,
बिना कोई इसका कोई ब्लूप्रिंट सरकार करें कि हमें आगे क्या करना है। इसके मन में सिर्फ एक ही बात है कि हमें 3-4 लोगों को फायदा पहुंचाना है और देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के बात में आकर के लपेटे रहना है, देश की जनता को गुमराह करते रहना है, और इस सरकार का कोई उद्देश्य नहीं। और ये इससे कमजोर सरकार, सीट भले जितना है तो, लेकिन इससे ज्यादा कमजोर सरकार आज तक इस देश में नहीं बना हो, जो बात का जवाब नहीं दे पा रहा हो, जो पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पा रहा है। इससे निकम्मी सरकार और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट में 2024 का चुनाव आ गया है, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल अपने पूरे बिहार की जनता से? 2024 का चुनाव हम क्या कहेंगे, देश की जनता इंतजार कर रही है। देश की जनता इंतजार कर रही है कि 2024 कब आए और कब हमें वोट डालने का मौका मिले। और आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे और देखेंगे 2024 में। और 2024 में निश्चित तौर पर मोदी जी का जो करामात है वो ख़त्म होगा। मोदी जी की जो लफाफेबाजी है मंच पर, उससे लोग ऊब चुके हैं। अब वो उनका स्पीच जो है लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि ये हम लोग कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं, और इसका बदला लोग देश की जनता 2024 में लेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर इकबाल साहब ने बड़ी बेबाकी से सरकार को ये आईना दिखाने की कोशिश की है कि पूरी बहुमत की सरकार होने के बाद भी आप अगर रोना रोते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो आपको उस कुर्सी पे बने रहने का क्या हक है? आपके पास शक्ति दे दी गई, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग न कर पाए और न करना जाने, तो आपको वहां रहने के अधिकार नहीं है। बाकी तो जनता तय करेगी 2024 का चुनाव। लेकिन बहुत अहम मुद्दों पर इन्होंने चर्चा किया, और युवा को राजनीति से जोड़ने की जो इनकी भाव थी कि अच्छे लोग जब आएंगे तब इस देश का राजनीति बदलेगा। शायद 2024 आने वाला है। हम सब लोगों का इंतजार है कि 2024 में कुछ बदलाव हो, जो हमारा देश और हमारे देश के लोग खुशहाल और खुशहाली के साथ साथ अपने देश पे गौरव कर सकें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।